चलिए, तो हमने अभी डिमेंशिया की बात की। अब हम और जो भी डिसऑर्डर होते हैं ओल्ड एज में उनकी बात करते हैं। तो उनमें सेकंड आता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि जैसे-जैसे ओल्ड एज होती जाती है, तो जिस जो पर्सन है उसकी जो मसल्स हैं वो धीरे-धीरे क्या होती जाती हैं, वीक होती जाती हैं। सबको पता है ये बात कि जैसे-जैसे एज बढ़ेगी तो बोन डेंसिटी कम होती जाएगी, मसल्स वीक होती जाती हैं, जॉइंट्स ढंग से काम नहीं करते, तो कुल मिला के हर एक चीज़ के अंदर डिफॉर्मिटी आना शुरू हो जाती है। मेनली होता क्या है कि जैसे कि जो यूरिनरी ब्लैडर है या फिर रेक्टम है, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ मसल्स होती हैं, कुछ इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो कि प्रॉपर टाइम टू टाइम वर्क करती हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों तरीके से वर्क करती हैं। कब यूरिन जाना है, कब जो है डिफिकेशन के लिए जाना है, तो ये सारी जो है एडल्टहुड में या फिर जो एज है नॉर्मल, उसमें ये नॉर्मली चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सारी की सारी बॉडी की मसल्स वीक होने लग जाती हैं। और मोस्ट इम्पैक्टफुल मसल की वीकनेस आपको कहाँ दिखाई देती है? रेक्टम और ब्लैडर पर दिखाई देती है। इसीलिए क्या होता है कि जो ब्लैडर है वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगा, रेक्टम है वो मल को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उसको बिना पता चले ही उसका यूरिन पास हो जाएगा या उसका जो है स्टूल पास आउट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं उनका कंट्रोल हो चुका होता है। इनवॉलेंट्री मसल्स प्रॉपर वर्क नहीं करती हैं, इसीलिए कई बार बिस्तर में ही टॉयलेट कर दिया, बिस्तर में ही स्टूल पास कर दिया, तो ऐसा जनरली ओल्ड एज में देखने को मिलता है। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है क्या? इट इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम इन ओल्ड एज पेशेंट। इट इज़ अ इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन कंट्रोल। ऐसा नहीं होता है कि वो जानबूझ के कर रहा है, इनवॉलेंट्री, उसको पता भी नहीं चलता है कब यूरिन पास हो गया, कब स्टूल पास हो गया, क्योंकि क्या होता है, जो ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, वो ब्लैडर में यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती हैं, इसीलिए क्या होता है, यूरिन कंट्रोल लॉस हो जाता है और कपड़ों में ही या बिस्तर में ही यूरिन पास आउट हो जाता है। यदि पेशेंट का इंट्रावेसिकल प्रेशर ज़्यादा होगा और इंट्रा यूरिथ्रल प्रेशर से अधिक हो तब यूरिन कॉन्टिनेंस होता है। यानी कि क्या बोला गया है कि जब पेशेंट का जो इंट्रा यूरिथ्रल प्रेशर ज़्यादा हो गया, किससे? इंट्रावेसाइकल प्रेशर से, तब यूरिन कॉन्टिनेंस ज़्यादा होगा। क्योंकि ये बात सच है, अगर ब्लैडर के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो अंदर की चीज़ बाहर आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो सही बात बोली है कि अगर इंट्रा यूरिथ्रल प्रेशर से अधिक हो जाए, कौन? इंट्रावेसाइकल प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, यूरिनल इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यूरिन जो अंदर भरा हुआ है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा और उसका जो यूरिन है वो बाहर की ओर पास आउट हो जाएगा। और क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा? डिमिनिश्ड ब्लैडर टोन, ब्लैडर की टोन, ब्लैडर की मसल्स हैं वो सारी डिमिनिश्ड हो चुकी हैं, ब्लैडर की नर्व सप्लाई खराब हो चुकी है, तो भी क्या होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगा। हाई ब्लैडर वॉल्यूम, कई बार ब्लैडर बहुत ज़्यादा भर जाए, बहुत ज़्यादा, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा भर जाए, तो भी क्या होगा, कॉन्टिनेंस इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा। स्फिंक्टर ही वीक हो जाए, जो उसकी स्फिंक्टर है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारी ही अगर वीक हो गई, अगर तो वीक हो जाएंगी तो बिना पता चले स्फिंक्टर अगर ओपन हो गई तो यूरिन पास आउट हो जाएगा। डेट्रूशर इनस्टेबिलिटी, जो मसल होती है ब्लैडर की डेट्रूशर, अगर वो भी जो है ब्लैडर को होल्ड करने में कैपेबल नहीं है तो भी क्या होगा, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलेगा। और क्या इश्यू हो सकते हैं इनकॉन्टिनेंस के? अगर ओल्ड एज में बहुत जनरली देखने को मिलता है प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट एनलार्ज हो रही है, प्रोस्टेट की हाइपरट्रॉफी हो रही है, तो क्योंकि जो ब्लैडर है, जो मेल पेशेंट है उनमें जैसे ये ब्लैडर है तो ब्लैडर के यहाँ जस्ट पास में ही प्रोस्टेट होती है, अगर ये प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये ब्लैडर को प्रेशर डालेगी और ब्लैडर को प्रेशर डालेगी, पुश करेगी, तो उसमें जो यूरिन है वो बाहर पास आउट हो जाएगा। या फिर सिस्टाइटिस, ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई देखने को जनरली मिलता ही है।
या फिर नियोप्लाज्म हो, कोई फीकल इम्पेक्शन, ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे क्या होगा, ब्लैडर पे प्रेशर जाएगा और प्रेशर जाएगा तो यूरिन बाहर पास आउट हो सकता है। फिर आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है। इन्वेस्टिगेशन में आप यूरिन का एनालिसिस कीजिए, उसमें देखिए कि कहीं यूरिनरी ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। ठीक है, आपको जो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट को चेक करना है कि बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो क्या चल रहा है, वो चेक करना है। ब्लड यूरिया लेवल चेक करना है, ब्लड शुगर लेवल चेक करना है, क्योंकि कई बार इनकी वजह से भी क्या होगा, यूरिन को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। मैनेजमेंट कैसे है, सबसे पहले तो आपको कारण का पता लगाना है कि स्फिंक्टर वीक हुई है, या ब्लैडर का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, या प्रोस्टेट की हाइपरट्रोफी हो रही है, क्या हो रहा है, उस कारण का पता लगाइए, फिर उसको ट्रीट कीजिए। और क्या करना है, एब्जॉर्बेंट जो पैड्स आते हैं और कैथेटर आती हैं, उनका आपको उन पेशेंट के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आज तक कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन सिलेबस में है तो आपको एक बार रीड तो करना ही है। फिर सेकंड नेक्स्ट आता है इसमें बेड प्रेशर सोर्स। बेड सोर्स बोल सकते हैं या प्रेशर सोर्स बोल सकते हैं। ये कब होते हैं, क्यों होते हैं, बात करते हैं। तो यह डिसऑर्डर बेड रिडन ओल्ड पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बेड सोर्स क्या होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए ओल्ड एज में पेशेंट को पैरालिसिस हो गया, वो एक ही पोजीशन में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल तक लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है, उसको पीठ के बल या करवट लिटा के एक ही पोजीशन में आपने लिटा रखा है, तो उस पेशेंट का जो वो एरिया होगा, जो बेड के कांटेक्ट में होगा, उस एरिया पे आपको कुछ सोर्स, कुछ जो वहाँ पे कुछ इन्फ्लामेशन टाइप है, वहाँ की जो सेल्स हैं वो डैमेज वगैरह होना लग सकती हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बेड सोर्स कहते हैं। तो बेड सोर्स किसमें होते हैं, जो बेड रिडन पेशेंट हैं। बेड रिडन पेशेंट जो बेड नहीं छोड़ते, बिस्तर नहीं छोड़ते, आलसी हैं, सारे दिन या तो बिना काम के ही लेटे रहते हैं, या फिर उनको कोई बीमारी है जिसकी वजह से वो सारे दिन लेटे ही रहते हैं, लंबे टाइम तक, 1 महीने 2 महीने तक लेटे ही रहते हैं। तो उन पेशेंट्स में आपको जो है बेड सोर्स देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स इस्चेमिया, नेक्रोसिस और अल्सरेशन। अब पेशेंट, जैसे मान लीजिए पीठ के बल पेशेंट लेटा हुआ है, ठीक है, तो लेटा हुआ है तो जो उसकी बैक की जो कैपिलरीज होंगी वो कंटिन्यू जो है उस बेड के या बिस्तर के कांटेक्ट में रहेंगी, उन पे कंटिन्यू प्रेशर रहेगा। तो एक टाइम बाद क्या होगा, वो जो वेन्स हैं उनकी सप्लाई प्रॉपर नहीं चलेगी, तो उस आसपास के एरिया में क्या होगा, इस्चेमिया डेवलप होने लग जाएगा, ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लग जाएगी। और जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी उस बेड रिडन वाले एरिया में, तो वहाँ पे सेल्स की क्या होने लग जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी, सेल्स वहाँ पे डेड होने लग जाएंगी, और जैसे जैसे सेल डेड होंगी वहाँ अल्सरेशन शुरू हो जाएगा। तो मेन चीज़ आपको क्या देखने को मिलती है, जो बेड रिडन पेशेंट हैं या बेड सोर वाले पेशेंट हैं उनके अंदर, कि जो उनका जो एरिया है जो बेड के कांटेक्ट में कंटिन्यू रहता है, उस एरिया पर आपको अल्सरेशन देखने को मिलेगा, वुंड देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ की ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं रहती है, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इसीलिए वहाँ पर आपको अल्सरेशन देखने को मिलेगा। प्रेशर सोर्स आर ऑफ दो टाइप के होते हैं ये प्रेशर सोर्स, दोज ड्यू टू प्रेशर अलोन और दोज ड्यू टू एंडोथेलियल सेल डैमेज अराइजिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। यानी कि एक तो केवल प्रेशर की वजह से जो सोर्स डेवलप हो रहे हैं, जो अल्सरेशन हो रहा है, केवल जैसे कि बस लेटे रहता है उसी की वजह से उसके अल्सरेशन डेवलप हो रहा है, एक तो वो टाइप होता है। दूसरा, अंदर कोई और दूसरी पैथोलॉजी चल रही है, अंदर कोई दूसरी जो सेल्स हैं उसकी एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके अंदर डैमेज चल रहा है, उसकी वजह से उसके अंदर अल्सरेशन हो रहे हैं। प्रेशर दूसरे में प्रेशर कारण नहीं है, किसी और पैथोलॉजी की वजह से अगर बेड सोर्स हो रहे हैं तो वो होता है। ठीक है, तो इतना कुछ नहीं, केवल आपको इसमें डेफिनेशन पता होना चाहिए कि जो बेड रिडन पेशेंट हैं उनमें कंटिन्यू बेड पर
लेटे रहने की वजह से इस्चेमिया, नेक्रोसिस और अल्सरेशन डेवलप होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, बेड सोर्स या प्रेशर सोर्स कहते हैं। प्रेशर प्लेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल, फालतू की बातें हैं सारी, केवल आपको ये 2 लाइन याद रखनी है और एग्जाम में आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको खुद की जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि बेड सोर्स क्या होते हैं। फिर इनके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो टू प्रिवेंट बेड सोर्स एडवाइज रेगुलर एक्टिविटी, उस पेशेंट को आप एडवाइस कीजिए कि आप बिस्तर थोड़ा छोड़िए, थोड़ा बहुत चला करिए, वॉक करिए और अपने काम रेगुलर कीजिए, ठीक है। तो उसको रेगुलर एक्टिविटी की एडवाइस करनी है कि हल्का सा आपको योगा करना है या फिर थोड़ी बहुत इवनिंग या मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। हाफ अ डे मस्ट बी स्पेंड सिटिंग इन अ चेयर, पूरे दिन अगर पेशेंट बेड पर लेटा रहेगा तो उसको एक टाइम बाद कंफर्म है कि बेड सोर्स होंगे, तो उस पेशेंट को बोलना है कि आपको दिन में आधे टाइम 10 से 12 घंटे या 8-10 घंटे जितना आप बैठ सकते हो उतना चेयर पे बैठना है, बेड पे नहीं लेटना है। क्लियर है? तो दिन में आधे से ज़्यादा टाइम उसको चेयर पे बैठने के लिए बोलना है, उसको रेगुलर एक्टिविटी आपको एडवाइस करनी है। यदि पेशेंट अगर मूव नहीं कर पाए तो उसके पास एक अटेंडेंट होना चाहिए, एक नर्स होनी चाहिए जो उसको बार बार उसकी जो पोजीशन है, जो उसकी जो टर्न है उनको चेंज करती रहे, उनकी करवट को बदलती रहे, ठीक है। मान लो अगर पैरालिसिस का पेशेंट है तो वो करवट नहीं बदल सकता, तो आपको एक अटेंडेंट उसके पास रखना है जो उसकी कंटिन्यू करवट बदलती रहे, वो जिस पोजीशन में लेटा है उसको कंटिन्यू उसकी चेंज करती रहे हर 1, 2, 3, 4 घंटे में। लोकल ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो आप, जो अल्सर हो गए हैं वहाँ पे आप कोई भी एंजाइम एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लोकल एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अल्सरेशन हो गया तो वो क्या हो गया, एक ओपन वुंड हो गया, तो वहाँ से उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसीलिए आपको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का यूज़ करना है। एंटीबायोटिक स्टेरॉइड्स दे सकते हो, जिससे क्या है जो भी अल्सरेशन हुआ है वो जल्दी से हील हो, है ना। और क्या है, उसको प्रोटीन और विटामिन रिच डाइट देनी है, जिससे क्या है उसके बार बार ये प्रॉब्लम ना हो। तो आपको मेन इसका मैनेजमेंट याद रखना है और डेफिनेशन याद रखनी है, और कुछ है भी नहीं इसके अंदर याद रखने का। फिर आता है पेन। पेन तो आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, फिर भी 2 लाइनें हैं, देख लेते हैं। पेन इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन ओल्ड एज, सभी को पता है। कभी कोई बोलेगा मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, कभी कोई बोलेगा सर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है या बैक में दर्द हो रहा है, तो बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है ओल्ड एज के अंदर। पेन तो कहीं का भी आपको देखने को मिल सकता है। एक्यूट पेन इन द पेशेंट इज पुअरली लोकलाइज्ड, मायोकार्डियल पेन में प्रोड्यूस aching आर्म, जॉ पेन और नो पेन एट ऑल। जो नॉर्मल पेन है, ठीक है, जैसे हाथ में दर्द हो रहा है उसको तो लोकलाइज कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है मायोकार्डियल पेन है, उससे उसके सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, बोलेगा मेरी हाथ दुख रहा है, मेरे जॉ में पेन हो रहा है, या फिर कहीं भी पेन नहीं हो रहा है तो भी उस पेशेंट को मायोकार्डियल पेन हो सकता है। क्रोनिक पेन इज ऑल्सो पुअरली लोकलाइज्ड, जो बहुत पुराने दर्द होते हैं उनको वो ढंग से बता नहीं पाते हैं कि प्रॉपर इसी जगह हो रहा है, लेकिन उनको हर टाइम पेन फील होते ही रहता है। तो कुछ नहीं है, पेन वेन कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे यहाँ से, केवल आप इनकी मैनेजमेंट याद रखिएगा। बेड सोर का मैनेजमेंट क्या है वो याद रखना है आपको, और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और बेड सोर की डेफिनेशन, बस इतना काफ़ी है। ज़्यादा आप इधर उधर की टेक्स्ट बुक उठा के इनको पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ना तो इसमें बहुत ज़्यादा मैटर है और ना ही ये आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है इम्पोर्टेंट है। पूछे नहीं गए, कभी नहीं पूछे गए, ना अभी भी पूछे जाएंगे, बस आपको एक बार रीड करने हैं, ठीक है ना।